आज के दौर में हर बंदा इतना परेशान है, उस सारे मामले के अंदर आपकी जो इंडस्ट्री है वो कैसी चल रही है? ऑब्वियसली लोगों के लिए डेली एक नई मुश्किलात लेके आ रहा है, बट आई फील के जो लोग काम करने वाले होते हैं उनके लिए कभी भी कोई वक्त मुश्किल नहीं होता। लाइफस्टाइल, हाँ। महान आमदनी कितनी है, हाँ। गाड़ियां कितनी है, घर हाँ। कितने हैं? बस कुछ ज्यादा मिलियंस नहीं है। अभी क्या क्या चल रहा है? प्लॉट्स कौन कौन से चल रहे हैं? अभी इस वक्त बहरिया टाउन में 2 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे हाई राइज है। लो कॉस्ट घरों का जो एक कंसेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, कितना जरूरी है और कैसे उसके ऊपर आया जा सकता है? इवेंचुअली लोगों को वर्टिकल के अंदर शिफ्ट होना पड़ेगा, जो पाकिस्तान में आजकल हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान में 3 कामों में बहुत फ्रॉड है। एक एक आपको खालिस दूध नहीं मिलता, दूसरा आपको वर्कशॉप जो है वो खालिस नहीं मिलती, गाड़ी आपकी खराब होगी तो वो कुछ ना कुछ, और तीसरा प्रॉपर्टी के अंदर आपको जो है वो धोखा मिलने के बड़े चांसेस हैं। इसके अंदर देखिए, मेरे जैसे बंदे के लिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना चाहता है उसके लिए ये बिजनेस क्यों अच्छा है, क्योंकि कंट्रोल सारा मेरे हाथ में है। ए बी कैटेगरी है ये कंस्ट्रक्शन की, ये सी कैटेगरी है, ये ए प्लस कैटेगरी है। क्या डिफरेंस होता है और प्राइस में कितनी वेरिएशन होती है इसके अंदर? जो असल में कॉस्ट वेरिएशन आती है वो आती है आपकी फिनिशिंग की प्रोडक्ट्स में। 3 मरले का सिंगल स्टोरी घर बनाना चाह रहा है या डबल स्टोरी बनाना चाह रहा है, क्या उसको जो है वो प्राइस जो है वो पे करनी पड़ेगी, यानी कितने में बन जाएगा? 3 मरले का घर अगर आप खुद बनाते हैं बैठ के सर पे, तो आपको 25 लाख रुपए में आप रीजनेबल एक सब स्टैंडर्ड काम अपना करके अपने लिए छत बना सकते हैं, डबल स्टोरी। अगर फाइल्स की तरफ वो जा रहा है तो उसमें क्या चीज चेक करनी है? एलडीए की जो वेबसाइट्स हैं वहां से लोग अप्रूव्ड सोसाइटीज के बारे में चेक कर सकते हैं वो कौन सी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तैमूर डार साहब मौजूद है मेरे साथ, टैब डेवलपर्स के सीईओ हैं, बहुत प्यारे, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक और बड़े प्यारे मेरे भाई हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर भाई, काफ़ी देर से मेरा ख्याल है हम इसको प्लान कर रहे थे, कोई 2-3 महीने गुजर गए हैं ना, आपसे टाइम बन पा रहा था, और दरमियान में मेरा ख्याल है कोई 1.5 महीना आपने कॉल्स करवाने के बाद जब टाइम दिया तो फिर थोड़ा सा मेरी 1-2 ऐसी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से ना हो सका, लेकिन फाइनली हम आज बैठ गए। कैसे हैं आप? ठीक है उस्ताद भाई, वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच कि आपने आज मुझे मौका दिया, अपने शो में मुझे बुलाया है। और मैं ही आपसे माजरत खाऊं क्योंकि आप तो मुझे बुला रहे थे लेकिन मैं नहीं आ पा रहा था, तो आई एम रियली सॉरी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि आज हम साथ बैठे। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं कि कैसी जिंदगी गुजर रही है, कैसा जो है वो काम चल रहा है, और जहां आज के दौर में हर बंदा इतना परेशान है, उस सारे मामले के अंदर आपकी जो इंडस्ट्री है वो कैसी चल रही है? देखिए, ज़िंदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। घर में भी माशाल्लाह सब कुछ ठीक है, कारोबार में भी माशाल्लाह सब कुछ ठीक है। बट ये है कि आपको पता है कि आजकल जो इकोनॉमिक क्रंच पाकिस्तान में चल रहा है पिछले 2-3 साल से, वो ऑब्वियसली लोगों के लिए डेली एक नई मुश्किलात लेके आ रहा है। बट आई फील के जो लोग काम करने वाले होते हैं उनके लिए कभी भी कोई वक्त मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल सही है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाले लोगों में से हूँ और हम लगे हुए हैं, घोड़ों की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा वो ना मैंने आपसे पूछना है, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल जाता है ये लाइफस्टाइल, हाँ। महान आमदनी कितनी है, हाँ। गाड़ियां कितनी है, घर हाँ। कितने हैं, हाँ। ये आपने मुझे बताना है, और साथ ही साथ ये बताना है आपने, वो अगला सवाल कर दो, पहले ये बताएं। अच्छा, वो जो लोग पूछते हैं फिर उनका जवाब भी लोग यही देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है गुजारा चल रहा है। नहीं, तो कुछ मेरा बताओ भी मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ा अच्छा गुजारा चल रहा है। अल्लाह ताला ने जितना भी दिया है उससे ज्यादा, जो डिजर्व करते थे अल्लाह ताला ने उससे ज्यादा दिया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि नहीं, कुछ मिलियन में बताया ना कि इतने मिलियन एक महीने में। बस कोई ज्यादा मिलियंस नहीं है, बस कोई एक आध छोटा मोटा होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। एक आध छोटा मोटा क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगला सवाल ये है कि ये जीरो से आपने स्टार्ट किया अपने बिजनेस का, इसको अरबों तक कैसे लेके गए? अच्छा, वैसे अभी तक अरबों तक तो नहीं नहीं लेके नहीं, गए। मैंने ये पहले कहा था, ये पहले डिसाइड हुआ था जब आप बैठे थे, आपने कहा करोड़ों को, मैंने कहा नहीं, मैंने अरबों ही कहना है। आप आज जाके चेक करें, अरब हो चुके होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब ये स्टार्ट किया था तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि कहाँ तक इसको लेके जाएंगे। थोड़ा सा आपको मैं हिस्ट्री बताता हूँ कि जब मैं यूएस में पढ़ रहा था, 2006 में मैंने वहाँ से ग्रेजुएट किया। फिर मैं 1 साल के लिए बुदापेस्ट हंगरी चला गया, मेरी 1 साल के लिए वहाँ पे जॉब मिली। मैं कार्गो इंडस्ट्री लॉजिस्टिक्स में काम कर रहा था। मेरे मामू और मेरा छोटा भाई ऑलरेडी पाकिस्तान में एक कार्गो कंपनी चला रहे थे बड़ी अच्छी। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस्लामाबाद का ऑफिस जो है वो तुमने चलाना है और तुमने वहाँ पे बैठना है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे वहाँ पे बुदापेस्ट में एक जगह पे जॉब करवाई। 1 साल मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग की। उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद चला गया। जब मैं इस्लामाबाद गया तो वहाँ पे मैंने एक कार्गो अपना ऑफिस स्टार्ट किया और 2-3 साल वहाँ पे मैंने काम किया। उसके बाद 2010 में आई गॉट मैरिड। तो मैं इस्लामाबाद में पहले रह चुका हुआ था बिकॉज माई फादर इज इन पीआईए, तो वो हम वहीं पे रहते थे इस्लामाबाद पिंडी में, तो मैं वाकिफ़ था उस शहर से। जब मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट किया, 2-3-4 साल काम किया, तो मुझे एहसास हुआ कि यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ केक, ये मेरी इंडस्ट्री नहीं है, मैं इसमें काम नहीं कर सकता। मैं अमेरिका से नया नया पढ़ के आया हुआ था, उस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो हेरा फेरी थी और ये था, तो मैं आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल इवन दो आई वॉज डीलिंग विद एम्बेसीज और यूएन के सारी ऑर्गेनाइजेशन।
तो मैंने कहा यार कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। तो उस वक्त पाकिस्तान में आपको याद होगा 2008 9 10 में पिज्ज़ा डिलीवरी और फास्ट फूड और बर्गर और इस तरह का बहुत ज़्यादा रिवाज आ रहा था। तो स्टूडेंट लाइफ में मैंने अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस तरह के पार्ट टाइम काम किए थे, तो मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था उसका करने का। तो आई सेड कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपना एक छोटा सा सेटअप बनाता हूँ और मैं उसको कंपनी तो मेरी चल रही है। यार आपने मुझे थंबनेल दे दिया है, पिज्जा बॉय से अरबों रुपए का सफर। क्या बात है। तो मैंने सोचा कि कंपनी से मैं चला रहा हूँ, शाम को मैं ये अपना एक सेटअप बनाऊंगा जहाँ पे मैं जाके बैठा करूंगा और मैं इसको वहां से ऑपरेट करूंगा जस्ट लाइक कि मैं यूएस में जैसे काम करता हूँ। ठीक है। मैंने इसकी पूरी फिजिबिलिटी बनाई, मैं लाहौर आया, ये ब्रंथ रोड पे हम गए, हमने वहाँ पे जो किचन के सेटअप्स वगैरह थे सारे वहाँ पे वर्किंग की। तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि 15-20 लाख रुपए का जो है वो ये सेटअप बनता था। कुछ मेरे पास पैसे थे, कुछ मेरी वाइफ की सेविंग्स थी, तो हमने कहा यार इसके अंदर लगा के ये शुरू करेंगे। मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर डेवलप है और मैं जो है इसकी चेन्स बनाऊंगा जैसे पिज्जा हट की है, मैकडोनल्ड्स की हैं। जब मैंने घर आके कुछ दिनों के बाद अपनी अम्मी और अपनी वाइफ को ये आइडिया दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये भी कोई काम है, कोई काम करना ही है तो बड़ा काम करो। मैं क्या जी बड़ा काम होते थे, पैसे चाहिए देने के, पैसे तो थे नहीं हमारे पास। बहरहाल एनीवे इधर से कर आके जो है वो हमने पैसे से जमा किए, कुछ लोगों से हेल्प ली, कुछ फैमिली में हेल्प मिली और मैंने फिर जो है एक 10 मरले का प्लॉट जो है वो बैरियर टाउन पिंडी में खरीदा। अच्छा। उसके ऊपर मैंने जो है फिर कितने साल पहले की बात है? ये मैंने 2013 में मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, अभी कल की बात है। हाँ 11 साल 11-12 साल पहले की अच्छा। बात है, लेकिन काम इसके ऊपर मैं 2011-12 से कर रहा था। ठीक है। तो 2013 में मैंने वहाँ पे प्लॉट खरीदा और उसके बाद जो है करना था तो कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं थे। तो बहरहाल वो भी मैनेज किए, कुछ जो आमदनी आती थी उससे कुछ अपनी सेविंग्स थी वो मैंने उसके ऊपर लगाई। और काम करने से पहले, शुरू करने से पहले जो वेंडर्स थे सामान देने वाले, मैं उनके पास रेगुलर जाता था। तो जब मैंने प्लॉट लेके अपना काम शुरू करने लगा तो जब उनके पास सामान लेने गया तो वो मुझे इतना जानते थे कि वो समझते थे कि ये बहुत पुराना काम करने वाला है। हालांकि मैं काम करता नहीं था, मैं तो जाके सिर्फ बैठता था उनके पास। तो मेरा उनके पास सिर्फ बैठने से एक एतमाद बना और मुझे वहां से उधार मिलना शुरू हो गया पहले दिन से। अच्छा। क्योंकि मैं ऑलरेडी उनके पास जाके बैठ रहा था। जो जब मैंने अपना फिजिकली काम शुरू किया तो उनको ये लगा कि पता नहीं ये कौन सा नंबर का काम है जो ये कर रहा है, हालांकि मेरा तो वो पहले ही काम था। तो खैर पहला घर जो मैंने बनाया उसकी आधी कॉस्ट जो थी वो मेरे पास उधार थी, क्योंकि मैं इतना वेंडर्स के पास जाता था और आधे पैसे मेरे अपने थे। जब घर मुकम्मल हो गया तो वो बेचना था, पैसे तो थे नहीं, लोगों का उधार भी वापस करना था। तो जब तैयार होने के बाद वो घर जो है माशाल्लाह से 11वें दिन वो घर सेल हो गया माशाल्लाह। और मुझे एक वकील साहब से आज भी याद है, उन्होंने वो घर खरीदा था। तो ना मुझे उस वक्त पता था कि घर का टोकन क्या होता है, घर का बयाना क्या होता है, सिर्फ कागज पे उन्होंने लिख के दिया और मैं खुशी खुशी घर आ गया कि मैंने प्रोजेक्ट अपना सेल कर दिया। फिर मैंने वाले साहब को फोन करके बताया, वो लाहौर में रहते थे, मैं उस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में था, वाइफ भी मेरी लाहौर आई हुई थी। तो उसको मैंने कहा जी मैंने घर सेल कर दिया 11वें दिन ही। तो वाले साहब ने पूछा कि टोकन कितना लिया है। मैंने कहा जी टोकन क्या होता है? तो कहते हैं यार टोकन नहीं लिया, बयाना। मैंने कहा जी वो तो कुछ नहीं लिया। तो बस वो उस दिन से अगले 3-4-5 दिन घर ट्रांसफर होने तक वो बहुत पैरानॉइड गुजरे, क्योंकि पता नहीं था कि डील थ्रू होगी नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं था, लोगों के पैसे भी देने थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह इट ऑल वेंट वेल और फिर उसके बाद जो है चल कितना प्रॉफिट हुआ पहला? उसमें मुझे याद है कि तकरीबन पहले घर में मुझे उस वक्त तकरीबन कोई 30-35 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से मैंने जो है वो आधा तो लोगों को ऑब्वियसली उधार में वापस करना था। 17 लाख तो फिर भी प्रॉफिट हो गया। हाँ वो मैंने 5-6 महीने में कर लिया था। बट वो ये था कि उससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मुझे एहसास ये हुआ कि मैंने किसी को उधार देना नहीं है, मैंने लोगों से सिर्फ उधार लेना है। मेरी क्रेडिबिलिटी बनी, मैंने लोगों से जो कमिटमेंट्स की थी मैंने उनको उनके टाइम पे पैसे वापस किए, उससे मुझे और इंकरेजमेंट मिली। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और ऐसा वक्त भी आया कि मेरे एक वक्त में 10-10 प्रोजेक्ट्स भी होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बना रहे हैं, डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अभी क्या क्या चल रहा है, प्लॉट्स कौन कौन से चल रहे हैं? अभी इस वक्त बैरियर टाउन में 2 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे हाई राइज है और कमर्शियल आउटलेट्स और ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। और एक DHA फेज 5 लाहौर में, उसके साथ स्टेट लाइफ सोसाइटी है, वहाँ पे एक छोटी सी सोसाइटी वो हमने एक्वायर की क्लासिक होम्स के नाम से। वहाँ पे हम 92 5 मरले के घर और अपार्टमेंट्स बना रहे हैं 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे। अच्छा जी। और उसकी प्राइस जो है वो अफोर्डेबल है? वो 1,90,00,000 रुपए उसकी इनिशियल हमने प्राइस रखी थी प्री लॉन्च में 2 साल के पेमेंट प्लान पे। बट अब ईद के बाद हम उसकी प्राइस जो है वो रिवाइज करने लगे हैं, वो 2,19,00,000 रुपए पे ले जाएंगे। और अब हमने एक और चीज उसके अंदर जो ऐड की है वो ये है कि मिजान बैंक को हमने ऑन बोर्ड लिया है, वो प्री अप्रूव्ड फाइनेंसिंग कर रहा है उस घर की। तो जो भी कस्टमर आएगा वो उसको जो है मिजान बैंक में हमने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, 30% डाउन पेमेंट देनी है और मिजान बैंक उसकी अपनी जो उनकी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो उस क्लाइंट की पूरी करके उसको 10 साल 15 साल 20 साल के लिए वो घर
फाइनेंस कर देगा। बिल्कुल सही है। चलें ये प्लॉट के ऊपर तो मैं आपसे पूछते रहूँगा, मैं थोड़ा-सा अभी एक वो तरतीब बना के आना चाह रहा हूँ। शादी होगी, बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? माशाल्लाह से जी, आई हैव 3 किड्स। हुँ, 10 साल का मेरा माशाल्लाह बड़ा बेटा है, फिर 7 साल की बेटी और 4 साल का एक छोटा बेटा है। माशाल्लाह, जो सबसे ज़्यादा माशाल्लाह। शरारती है वो 4 साल का ही है। तो मोहब्बत हुई, शादी हो गई या अरेंज मैरिज क्या था? मोहब्बत वाली शादी को अरेंज मैरेज में जो है वो कन्वर्ट कर दिया वो था। कौन-सी होती है? वो जो घर वाले भी फिर राज़ी हो जाते हैं राज़ी हो जाते हैं, कराने अच्छा ठीक है। भाभी साहब ज़्यादा सख्त तो नहीं है? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं मुझे कि आपने क्या कहा है। नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल भी सख्त नहीं है। अच्छा। हाँ, अच्छा ये बताइए कि आपकी कामयाबी में उनका कितना रोल है? आई थिंक मेरे ख्याल से उसका जो रोल है मेरी वाइफ का 90% रोल उसका ही है। हुँ, बिकॉज़ शी कम्स फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। और जब मेरे से उसकी शादी हुई थी तो आई वाज़ नॉट एज़ स्ट्रॉन्ग एज़ आई एम राइट नाउ, बट उसने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया फाइनेंसेस पे भी, अपने लाइफ़स्टाइल पे भी। हुँ, एंड आई थिंक उसकी ही मेहनत है कि हम यहाँ पे आए हैं। उसने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है हुँ, और हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ बीन अ वेरी काइंड वाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएँ मुझे कि लो कॉस्ट घरों का जो एक कांसेप्ट है पाकिस्तान के अंदर कितना ज़रूरी है और कैसे उसके ऊपर आया जा सकता है? मतलब थोड़ा-सा टेक्निकलिटीज़ ताकि लोगों को सीखने का मौका मिले। देखिए, लो कॉस्ट हाउसिंग, इसके ऊपर तो मैं बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये पैशन है कि मैं सस्ते घर लोगों को जो है वो बना के दे सकूँ। लो कॉस्ट हाउसिंग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि अब देखें ज़मीन ही बहुत महंगी है, खासतौर पे लाहौर के अंदर। तो अगर लाहौर के अंदर भी आपने 5 मरले का प्लॉट खरीदना है अच्छी जगह पे, तो आपको करोड़ रुपए से कम नहीं मिलेगा। 50 लाख रुपए तक का तो आपको जिया बग्गा वाली साइड में मिलता है, जो शहर से बहुत दूर है। हुँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन सस्ती मिले। उसका दूसरा जो अल्टरनेट है वो ये है कि फिर लोग हाई राइज़ अपार्टमेंट्स की तरफ, वर्टिकल की तरफ चले जाएँ। बट पंजाब में ख़ास तौर पे कल्चर ये है कि ज़मीन अपनी और छत अपनी का कल्चर है ज़्यादा। कराची में लोगों ने इसको मतलब अपना लिया है, वो लोग अपार्टमेंट्स में चले गए। इस्लामाबाद में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा अब इसको यूज़्ड टू हो गए हैं, बट पंजाब में अभी तक ये कल्चर नहीं आया। आहिस्ता-आहिस्ता लोग इस तरफ जा रहे हैं, बट आई थिंक इवेंचुअली लोगों को आना पड़ेगा इस तरफ, क्योंकि अभी आप देखें 2-5 मरले का घर जो है वो अच्छी जगह पे आपको 2.5 करोड़ रुपए से कम का नहीं मिलता। अब 2.5 हुँ, करोड़ पे हर एक लोअर मिडिल क्लास के लिए जमा करना बहुत मुश्किल है। आप रायबंद रोड पे कहीं दूर चले जाएँ तो शायद आपको जो है वो करोड़ रुपए, सवा करोड़ रुपए का भी मिल जाएगा, बट वो शहर से इतना दूर होगा कि आपकी कम्यूट और आपके बच्चों की स्कूलिंग वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। बट अगर आप इसी तरह बैरियर टाउन में या किसी ऐसी सोसाइटी में 2 बेडरूम का अगर अपार्टमेंट भी ले लेते हैं तो वो आपको करोड़ रुपए के अंदर मिल जाता है, और आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसके अंदर बहुत लो है। तो इवेंचुअली लोगों को वर्टिकल के अंदर शिफ्ट होना पड़ेगा, जो पाकिस्तान में आजकल हालात चल रहे हैं। मुश्किल होगा लोगों के लिए 5 मरले और 3-3 मरले के घर अफोर्ड करना। बिल्कुल सही। तो हमें वर्टिकल उसकी तरफ आएँगे तो लो कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा ये बताएँ तैमूर भाई कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, उनका भी बड़ा इंटरेस्ट होता है और बड़ा उनको एक सेफ लगता है। बल्कि इससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा, एक बात मेरे दिल से निकल गई जब आपने कहा था कि मैं जिस बिज़नेस में फैमिली बिज़नेस में इसलिए नहीं गया कि उसमें फ्रॉड बहुत था। हालाँकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में 3 कामों में बहुत फ्रॉड है। एक एक आपको खालिस दूध नहीं मिलता, दूसरा आपको वर्कशॉप जो है वो खालिस नहीं मिलती, गाड़ी आपकी खराब होगी तो वो कुछ ना कुछ, और तीसरा प्रॉपर्टी के अंदर आपको जो है वो धोखा मिलने के बड़े चांसेस हैं। तो आपने वो उसको छोड़ के कोरियर का शायद आपने मुझे कहा था और आप इसके अंदर आए हैं, तो इसमें धोखे कम होते हैं, इसमें तो अच्छा बहुत देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, वरना मेरे रिश्तेदार नाराज़ ना हो जाएँ। देखिए, मैं वो इंडस्ट्री है लॉजिस्टिक्स की, उसके अंदर कस्टम क्लियरेंस और इस ट्रांसपोर्ट का बहुत, तो वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट मोनोपोली है। उसके अंदर आपका टेम्परामेंट होना चाहिए लोगों के साथ डील करने का। आपको हुँ, ग्राहक को उधार बहुत ज़्यादा देना है उसके अंदर। फिर उसके अंदर आप, मेरा भाई अभी भी कर रहा है उसको, उसके अंदर आपके अंदर एक स्टेमिना होना चाहिए जाके अपना उधार रिकवर करने का, क्योंकि प्राइवेट पार्टी से आपने पैसे लेने हैं। वो अगर अपने आप को बैंकरप्ट फाइल कर देगा तो आप उससे पैसे नहीं ले सकते। आप अदालत भी चले जाते हैं बाउंस चेक के ऊपर, तो आपको अगर वो कह दे अदालत में जाके कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो अदालत ज़्यादा से ज़्यादा उसको जेल में डाल देगी, लेकिन आपके पैसे तो रिकवर नहीं होंगे। हुँ, तो हुँ, वहाँ पे फ्रॉड नहीं है, बट वहाँ पे इस तरह की बहुत ज़्यादा जो है वो हर्डल्स हैं। बिल्कुल सही। प्रॉपर्टी के अंदर देखें, एज लॉन्ग एज आपकी नीयत ठीक है ना, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। अब मैं एक प्रॉपर्टी डेवलपर हूँ, अगर मैं किसी को एक चीज़ उसके टाइम पे देना चाहता हूँ, तो जब तक मेरी नीयत ठीक है, मैं किसी के साथ फ्रॉड होने नहीं दूंगा। मेरी जो 90% प्रॉपर्टीज हैं आज तक जो मैंने सेल की, वो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने खरीदी हैं। अच्छा! जी। हुँ, बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो अभी भी अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, कमर्शियल आउटलेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो हम घरों के प्रोजेक्ट्स डीएचए में प्रीमियम विलास बनाते हैं, वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी मेजोरिटी वही खरीदते हैं। तो इसके अंदर देखिए, मेरे जैसे बंदे के लिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना चाहता है, उसके लिए ये बिजनेस क्यों अच्छा है, क्योंकि कंट्रोल सारा मेरे हाथ में है। हुँ, मैंने अपने हुँ, पैसे किसी से जाके रिकवर नहीं करने, मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपने टाइम में अपने टेम्परामेंट के हिसाब से डेवलप करनी है। तो इसलिए मुझे आसानी है, मेरा टेम्परामेंट को ये सूट करता है, और शायद इसीलिए मुझे इतनी सक्सेस मिली है छोटे टाइम में, कि मैं इसको अपने तौर पे मैनेज कर सकता हूँ। हालांकि दूसरा जो बिजनेस है, मेरे भाई और मेरे मामू बहुत सक्सेसफुल हैं उसमें, क्योंकि उनके टेम्परामेंट को वो बहुत सूट करता है। मेरा भाई अब मेरे वाला काम नहीं कर सकता, उसकी इन्वेस्टमेंट्स मेरे साथ हैं, बट वो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि उसको
नहीं समझ आता कि नहीं ये समझ कैसे आता। करना है। तो अच्छा अपने अपने टेम्परामेंट की बात अच्छा है। ये बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तान में आपने कहा 90% जी। पहुंचते कैसे हैं आप तक, तरीकाकार क्या है? देखिए हमारे एक तो हमारा ऑब्वियसली सोशल मीडिया के पेजेस हैं, फिर हमारे हम्म, रियल एस्टेट पार्टनर्स हैं बहुत सारे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, प्लस एक्सपोज होती हैं यूके में, गल्फ में, जहाँ पे हमारी टीम्स जाती हैं और वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को एडवर्टाइज करती हैं। हम्म। तो वहाँ से फिर वो आते हैं, फिर हमारी एक रेपुटेशन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में डेवलप हो गई है कि हमने क्या क्या चीज़ें डिलीवर की हैं। तो हम्म। वो अल्लाह ताला ने जो है ना वो हर ग्राहक के लिए एक रखा हुआ है कि वो कैसे पहुंचेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो वो पहुंच जाता आपके है। जो है वो चल रहे होते हैं, नंबर्स भी चल रहे होते जी हैं जिन पे कॉल्स आ रही होती जी हैं, ना वो हमारे हम इसके नीचे जो है जी वो जी लगा बिल्कुल सकते हैं, वो बिल्कुल आप आप बताएंगे लगाएं, ताकि हमारे जो है वो उस पे हमारे नंबर्स ऑफिस के सही है। चल रहे होते हैं। और ये इस गारंटी के साथ ये कोई फ्रॉड नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा जी, हाँ इंशाल्लाह कभी हमारा तसव्वुर भी नहीं है एक इस ये तरह ना का। होवे फड़िया मैं जावा होते होते देखिया सी तू शोभा होके लिख देता थे नंबर आ इधर और अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि हम कैटेगरीज सुनते हैं डिफरेंट के जी, ए बी कैटेगरी है ये कंस्ट्रक्शन की, ये सी कैटेगरी है, ये ए प्लस कैटेगरी है, क्या डिफरेंस होता है और प्राइस में कितनी वेरिएशन होती है इसके अंदर? देखिए आप अगर आप बात करें घर बनाने घर की, बनाने की जो बात कर रहा जो हूँ। डीएचए में या बैरियर टाउन में जो घर बनते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट तो मोर और लेस सेम ही होती है, क्योंकि सरिया भी तकरीबन आपको एक तरह का ही मिलता है, रेत बजरी सीमेंट की भी प्राइस आपको थोड़ा सा वेरिएशन होती है डिफरेंट ब्रांड में, बट मोर और लेस सेम होती है। जो असल में कॉस्ट वेरिएशन आती है वो आती है आपकी फिनिशिंग की प्रोडक्ट्स में। हम्म। अब आप अगर पाकिस्तान की जो आजकल लोकल टाइल्स आई हुई वो आपको 2,000-2,500 रुपये पर मीटर मिल जाती हैं, बट जो इम्पोर्टेड टाइल्स है इवन चाइना की भी वो 3,500-4,000 तक चली गई, और इटालियन स्पेनिश तो 5-5 10-10 हज़ार रुपये पे चली गई हुई है। तो ये क्वालिटी में फ़र्क आता है, बट आई थिंक कि अगर आप समझदारी के साथ अपना घर बनाते हैं या अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाते हैं तो आप अच्छे लोकल प्रोडक्ट्स के साथ भी उसको बहुत अच्छी लो कॉस्ट प्राइस में अच्छी फिनिशिंग के साथ कर सकते हैं कंप्लीट, एज लॉन्ग एज आपके पास फिनिशिंग की टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए एज फार एज लेबर इज कंसर्न। अच्छा ये बताएं कि अभी इस वक्त लाहौर के अंदर अगर कोई तीन तीन मरले का सिंगल स्टोरी घर बनाना चाह रहा है या डबल स्टोरी बनाना चाह रहा है, क्या उसको जो है वो प्राइस जो है वो पे करनी पड़ेगी, यानी कितने में बन जाएगा? प्लॉट तो जो है वेरी करता है ना, वो तो पता होता है, मोस्ट लोगों को ये नहीं पता होता कि यार मैं अगर बनाता हूँ शुरू करता हूँ तो खर्चा कितना आएगा। अच्छा जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज या कोई कोई ठेकेदार आपने ले लिया, लोकल कोई आपने ले लिया, वो आपको सही बात नहीं बताते, वो आपको कहते हैं अच्छा यार मैं तुम्हें ना 25 लाख में 30 लाख में बना दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली वो इसको ले जाते हैं 25 से 40-45 तक ले जाते हैं, फिर वो बंदा भी परेशान होता है, उसके पास पीछे रिजर्व में पैसे नहीं है। तो एक एस्टिमेट ऐसा जिसके अंदर एक मुनासिब सी कंस्ट्रक्शन वाला ए बी कंस्ट्रक्शन कर लें आप 3 मरले का, फिर मैं आपसे 5 का भी पूछूंगा, उसमें कितना खर्चा आ जाता है? देखिए 3 मरले का घर अगर आप खुद बनाते हैं बैठ के सर पे, हम्म। तो आपको 25-20-25-30 लाख रुपए में आप रीजनेबल एक बहुत एक सब स्टैंडर्ड काम अपना करके अपने लिए छत बना सकते हैं डबल स्टोरी। डबल स्टोरी हाँ 25-30 में? 25-30 लाख में, बट लेकिन वो एक सब स्टैंडर्ड काम होगा। वो हम्म। आपको इतनी जगह मिल जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो बोल्टन में, कमाहा में, इस तरह की जो डिफरेंट सोसाइटीज हैं, रायबंड में, कोने कोनों में, वो वहाँ पे अपने लिए इस तरह की प्रॉपर्टीज बनाते हैं जो 20 लाख 25 लाख रुपए में वो अपने लिए कंप्लीट कर लेते हैं। बट अगर आप बात करेंगे जो अगर आपने डीएचए के पास कहीं 3 मरले का बनाना है, जैसे अभी हमें एक जगह पे 5 मरले का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास 3 मरले की भी कुछ है प्रॉपर्टीज। किस जगह पे कर रहे हैं? ये चीज डीएचए फेज 5 के साथ स्टेट लाइफ सोसाइटी, उसके बिल्कुल एडजेसेंट क्लासिक होम्स के नाम से एक छोटी सी सोसाइटी, उसके अंदर अच्छा हम कर रहे हैं। अच्छा रिंग रोड के बिल्कुल साथ है, डीएचए फेज 5 और फेज 6 के बिल्कुल दरमियान में। ठीक है तो ठीक है। वहाँ पे अगर आप कोई बनाता है 3 मरले का घर, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट थोड़ी सी 5-10 लाख रुपए ज्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी अच्छी है, आप अच्छा ही घर बनाएंगे, सब स्टैंडर्ड काम नहीं होगा। 35-40 तक 35-40 तक डबल आप स्टोरी। डबल स्टोरी 3 मरले का बना सकते हैं, और सब स्टैंडर्ड अगर आपने करना होगा तो आप तकरीबन आप ये समझें कि आप 20-25 लाख रुपए में भी कर सकते हैं। रायबंड रोड पे कुछ दोस्त हैं जो 3 मरले के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो वहाँ पे तकरीबन 3 मरले का घर करोड़ रुपए में भी दे रहे हैं। वहाँ पे प्लॉट ही तकरीबन 30-35 लाख रुपए का है, इतना ही जो है वो 30-35 लाख रुपए ऊपर लग जाता है। 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स के प्लान लोग ऑफर कर रहे हैं उन एरियाज में। बिल्कुल सही है, सुना था मैंने, बल्कि एक मेरा दोस्त मुझे ले भी गया था, अच्छा कहता हो तो मैं दिखाता हूँ, मैं वो रायगंज से आगे कहीं पे हाँ, तो जाके वो ले देखिए गया वो था। जगह बहुत दूर है, वहाँ पे मुश्किल होती है लोगों को। घर तो बना लेते हैं बट वहाँ से कम्यूट बहुत मुश्किल है, स्कूलिंग नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, ऑफिसेज बहुत दूर है। नहीं नहीं, वो जो बेचने वाले हैं उनको बेचना आता है, वो कहते हैं नहीं यहाँ पे फैक्ट्रियां बड़ी हैं, यहाँ से वो लोग आया करेंगे, रेंट पे रहा करेंगे लोग, जो है वो आपको किराया आया करेगा, आपको पता है, फिर वो तो बड़ा देखिए प्रॉपर्टी का ये है कि मैं देखिए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अगर सोचूं तो अगर आप प्रॉपर्टी लाहौर में कहीं भी ले लें 5-7 साल के बाद उसने आपको फायदा ही देना है। शायद इनिशियली तो शायद वो आपको मुश्किल हो, वहाँ पे आपको 1-2 साल उसका रिटर्न शायद अच्छा ना मिले, बट इन द लॉन्गर रन आपको फायदा ही होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। लाहौर की इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर का सबसे अच्छा है पाकिस्तान में। जितने भी छोटी कम्युनिटीज़, जितनी छोटी सोसाइटी सिटीज़ के लोग हैं वो लाहौर आना चाहते हैं, इवन कराची के लोग लाहौर मूव हो रहे हैं।
तो लाहौर में आई थिंक अगर लोग कहीं भी इन्वेस्ट कर लें अच्छी जगह पे जो उनको पोजीशन मिल जाए, इन्वेस्ट के मुताबिक ये सवाल था मेरा। पोजीशन मिल जाए, तो आई थिंक वो लॉन्गर रन में लोगों को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, एज लॉन्ग एज कि उनको अपनी जगह मिल जाती है। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो फाइल्स के ऊपर आप लेते हो, देखिए मुश्किल होता है एकदम से 35 लाख रुपया, 40, 45, 50 लाख आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है एकदम से वो पैसे निकाल के और आप प्लॉट खरीद लें। अच्छा, फिर हम देखते हैं एड्स इतने आ रहे होते हैं, पता चलता है कि जी किस्तों पे मिल रहा है। उन किस्तों पे मोस्टली हम देखते हैं कि कामयाबी भी मिल जाती है, यानी वो आपको पोजीशन तक चला जाता है, प्लॉट आपका हो जाता है, और समटाइम ऐसा होता है कि वो वहीं ठप हो जाता है और आपकी फाइल वो जो एक दिन में सोचा होता है कि चलिए यार 5 साल बाद ये इतने का हो जाएगा, वो समटाइम्स बड़ा एहसान कर दे तो वो सेम कीमत आपको वापस करने की बात कर देता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स मैं जानना चाहूँगा आपसे जिससे आम आदमी इस धोखे से बच जाए कि अगर फाइल्स की तरफ वो जा रहा है तो उसमें क्या चीज़ चेक करनी है, वो एलडीए या रूडा या टीएमओ उसको चेक करना है, उनकी वेबसाइट्स पे चेक करना है, किस तरह से होगा? देखिए, मैंने भी जैसे पहले बात की थी हमने कि यहाँ पे पंजाब में कल्चर है कि यार ज़मीन होनी चाहिए, तो उसमें ऑब्वियसली लोग फाइल्स की तरफ जाते हैं। अब बहुत सारे डेवलपर्स हैं जिन्होंने फाइल्स अपनी ऑफर करते हैं, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट के साथ 20,000 रुपये महीने की किस्त होती है, और 3 मरले का प्लॉट जो है वो 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए का वो वादा करते हैं 2-3 साल के बाद मिल जाता है। मेजॉरिटी तो नहीं मिलता, बहुत कम डेवलपर्स हैं जो दे पाते हैं, क्योंकि कॉस्ट वो जो ऑफर कर रहे होते हैं प्राइस वो बहुत लो होती है, बट 3 साल के बाद उसकी लैंड की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एप्रिसिएशन मांगते हैं या वो डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। तो एलडीए की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से लोग अप्रूव सोसाइटीज़ के बारे में चेक कर सकते हैं वो कौन सी है, तो वहाँ पे देख के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। पुराने डेवलपर्स जो अच्छा डिलीवर कर चुके हुए हैं वो उनके साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि ईडन हाउसिंग जो है वो एक ब्रांड था पाकिस्तान में, ऐसे ही है। मैंने और मेरे भाई ने हमने तकरीबन 2010 में उनके साथ एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था उनकी, और बहरिया और वो साथ साथ थे। हमने बहरिया में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने ईडन हाउसिंग में इन्वेस्ट किया। वो प्रोजेक्ट बिल्कुल डेड हो गया। जो डॉक्टर अमजद थे, अब तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो दुनिया से भी जा चुके हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी केसेस बने, फ्रॉड के केसेस बने, वो प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप हो गया। अब 12-13 साल गुजर गए हैं, अब जाके नैब ने उस केस को परसू करना शुरू किया और अब हमें अपनी पेमेंट्स मिल रही हैं। हमने 20-20 लाख रुपए 10 मरले के प्लॉट के उस वक्त जमा करवाए थे। आज 10,000 से ज़्यादा मुतासरीन है उस प्रोजेक्ट के, और लोगों को अब जाके पैसे वापस मिलना शुरू हुए हैं। तो देखिए, अच्छा ब्रांड भी आपको धोखा दे सकता है, वो अब डिलीवर ना कर सके टाइम पे। तो ज़मीन के साथ तो ये इश्यूज होते ही हैं, पाकिस्तान में इस तरह के चलते हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा कि लोगों को वर्टिकल के ऊपर अब सोचना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप ज़मीन लें 3 मरले की, आप 3 मरले की ज़मीन की जगह आप अपने एक बिल्डिंग जहाँ पे आप खड़ी हुई नजर आ रही है उसके ग्रे स्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करके अपने लिए एक अपार्टमेंट या अपने लिए अपनी एक शॉप आप बुक करवा सकते हैं, जिसमें आपको पता होगा मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल सही। तो अब ये लोगों ने डिसाइड करना है। देखिए, हम अभी जो मेरा मॉडल है, हम बुटीक बिल्डिंग्स बनाते हैं, छोटी बिल्डिंग्स बनाते हैं। जो अब लोग बहुत सारे हमारे पास आते हैं, वो हमें आके कहते हैं कि जी आपकी बिल्डिंग छोटी है, 6 स्टोरी की है, वो 20 स्टोरी की नहीं है। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि देखिए, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर स्टेमिना कितना है। क्या आप 5-7 साल वेट करना चाहते हैं अपनी चीज को पोजेशन मिलने का, या 2 साल उसमें छोटी कंप्लीट करके छोटी बिल्डिंग में आप इन्वेस्ट करें और 2 साल में अपनी चीज का पोजेशन ले लें, उसका रेंटल खाएं, उसकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन एंजॉय करें, इंस्टेड ऑफ कि आप 5 साल 7 साल वेट करें अपनी प्रॉपर्टी मिलने पे और उसके बाद आपको मिले ना मिले, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हालांकि जो डेवलपर्स बड़े प्रोजेक्ट्स 30 फ्लोर 35-40 स्टोरीज के अब लॉन्च कर रहे हैं, वो अच्छे डेवलपर्स हैं, बट ये तो क्लाइंट ने अपने आप डिसाइड करना है कि वो कितनी देर अपने आप को होल्डिंग पावर उसमें वो कितना रिस्क ले सकता है इसके अंदर। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएं कि ये जो हम प्लॉट खरीदते हैं पूरी पेमेंट करके, उसमें भी तो धोखे के चांस होते हैं ना। फिर भी आपने एलडीए का जिक्र किया। अच्छा, एलडीए की भी तो बड़ी मुज़िका खेज सी सूरत हाल है ना। बल्कि एलडीए की ना कहा जाए, मैं सोसाइटीज़ की बात करता हूँ कि एक सोसाइटी है और उसने अपनी जो है वो ए ब्लॉक अपना एलडीए से अप्रूव्ड है, अब वो सी डी ई तक बेची जा रहा है वही एलडीए का लेटर दिखा के, और वो वन गुड मॉर्निंग जो है वो सारा उसके ऊपर मलियामेट हो सकता है। तो इस तरह के चांसेस भी होते हैं, तो ये बताइएगा। और दूसरा, अगर आप यकमुश्त कीमत अदा करके प्लॉट ले रहे हैं, उसमें कितने % चांस होता है आपके फ्रॉड होने का? देखिए, जो यकमुश्त वाली पेमेंट है वो तो मोस्टली पोजेशनेबल चीज होती है, उसके ऊपर ही लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो तो आपको मिल ही जाती है। फाइलों में तो लोग यकमुश्त पेमेंट करते ही नहीं है। जोहो टाउन वाला ज़हन में रखिएगा। हाँ, वो वहाँ पे फ्रॉड और वहाँ पे कब्जे के काफी केसेस है। 3-3 दफा कहते हैं बिका हुआ है, 4-4 5-5 तीन दफा बिल्कुल बिल्कुल बिका हुआ है। मैं उसे ही आने लगा था। देखिए, वो भी आप एलडीए से चेक करवा सकते हैं। वहाँ पे तो लोगों ने अब ये किया हुआ है कि अपने प्लॉट के अंदर ही बस्ती बात कर दी हुई है ताकि कब्जे का चांसेस भी ना हो। तो देखिए, ये तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं अभी। इसीलिए लोग क्या करते हैं, वो जोहर टाउन को छोड़ के बैरिया टाउन में इन्वेस्ट करते हैं, जाके डीएचए में इन्वेस्ट करते हैं, ये जैसे अभी अलकबीर टाउन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, उसके अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेक सिटी है, वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। बट ऑब्वियसली जो अच्छा डेवलपर है उसकी फिर प्राइस की वैल्यू भी है,
क्योंकि उसने आपको चीज़ दे देनी है। हम्म। तो अगेन ये फिर लोगों ने खुद अभी भी देखें, लोग एतबार करने के लिए तैयार हैं डेवलपर्स के ऊपर। अब ये डेवलपर्स के ऊपर ओनर्स है कि वो किस तरह लोगों को आगे डिलीवर करते हैं। तो लेकिन जो इन्वेस्ट करने वाला है उसको भी अपनी थोड़ी सी रैकी करनी चाहिए। असल में मारे ज़्यादा लोग वो जाते हैं जो प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एक के बजाय 4 फाइल ले लेते हैं। तो उनको नुकसान क्या होता है कि फिर वो एक फाइल मिलती है, बाकी 3 फाइलें मिलती ही नहीं है उनको। तो वो जो लालच होती है ना, फिर वो भी लोगों को बर्बाद देती है कि यार वो कहते हैं यार 10-10 फाइलें उठा लो यहाँ से तो ओन मिलने हैं, और ओन में अपने पैसे कमा के जो है ना रातों रात अरबपति बन जाना है या करोड़पति बन जाना है। तो वो ऐसा होता नहीं है। उसमें सिर्फ जो ऊपर बैठा वाला डीलर है वही कमाता है, जो नीचे बैठे हुए लोग हैं वो नहीं कमा पाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि जो अभी आपका हालिया चल रहा है प्रोजेक्ट, उसके बारे में मुझे ये बताइएगा कि उसकी डाउन पेमेंट कितनी है और उसकी माहाना किस्त कितनी है और अफोर्डेबिलिटी के हवाले से कितना है और उसमें फैसिलिटीज आपने क्या दी हुई है? देखिए अभी तो हमारे जो बैरियर टाउन में 2 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि जो हमारी 25% की डाउन पेमेंट है, अभी हमारा जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो हम सिर्फ 30 लाख रुपए में ऑफर कर रहे हैं रमजान के अंदर। 30 लाख डाउन पेमेंट? 30 लाख रुपए कंप्लीट प्राइस है उसकी। जो हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट है 250 स्क्वायर फीट का, वो हम रमजान के अंदर ऑफर कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट में। दूसरा में वो हमारा जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो 57 लाख रुपीस का है। दोनों की जो प्राइस है वो 25% डाउन पेमेंट के ऊपर है। 1 बेड भी हमारे इसी तरह ऑफर कर रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस में। आप 25% की डाउन पेमेंट दें, 2 से 2.5 साल का हमारा पेमेंट प्लान है। दोनों बिल्डिंग्स हमारी अभी इस वक्त बैरियर टाउन के अंदर लाहौर में बन रही हैं। बैरियर टाउन की एमिनिटीज़ का सबको पता है, रिंग रोड अब वहाँ से गुजर रहा है, तो DHA से जो बैरियर टाउन का फासला है वो अब सिर्फ 20 से 25 मिनट का रह गया है। मैं DHA फेज़ 5 में रहता हूँ, एवरी डे आई कम्यूट टू बैरियर टाउन। मुझे सिर्फ 20-25 मिनट लगते हैं अपने ऑफिस पहुंचने में घर से। अच्छा ये बताएं कि ये 2 साल का प्रोजेक्ट है? 2 से 2.5 साल का 2 से पेमेंट 2.5 साल का जी ये है। अच्छा ये बताएं कि स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 बेड और जितनी भी कैटेगरीज आपने बताई हैं, ये रेंट पे भी जो है वो अवेलेबल होती हैं बैरियर टाउन में? बिल्कुल। यानी अगर कोई इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाहे तो उसने 30 लाख का अगर स्टूडियो अपार्टमेंट दिया है तो इस वक्त उसकी जो है वो रेंट कितना चल रहा होगा? देखिए अभी तो उसका रेंट, उसका नहीं मतलब उसके आसपास की जो देखिए जो बिल्डिंग है। स्टूडियो अपार्टमेंट है उसका तकरीबन आप समझे कि 20 से 25 हज़ार पे तो आपको रेंटल उसकी वैल्यू मिलेगी। अच्छा। जो 30 लाख रुपए का मैं कह रहा हूँ वो अभी सिर्फ रमजान में, रमजान के बाद इसकी प्राइस अराउंड 4 मिलियन या 4.5 मिलियन होगी। इतना इतना ज्यादा आप बढ़ा देंगे? हमने बहुत कम प्राइस रखी है रमजान में। वो कहते हैं ना कि रमजान आया तो चीज़ें सस्ती हो जानी चाहिए, तो हमने लिटरली उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है कि यार सस्ती कर देते हैं, देखते हैं शायद अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल के लोगों को हमारे पास ले आए। तो ये सिर्फ 8-10 दिन के लिए ऑफर है, इसके बाद तो ऑब्वियसली प्राइस हमने इंक्रीज कर देनी है। बट रेंटल वैल्यू बैरियर टाउन में बहुत अच्छी है। Airbnb, Booking.com का जो बिजनेस है आजकल वो बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और वो रेंटल बैरियर टाउन में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज बहुत आते हैं छुट्टियों के अंदर, तो वो फर्निश्ड अपार्टमेंट्स रेंट पे लेते हैं। तो रेंटल इज़ वेरी गुड इन बैरियर टाउन। अच्छा और इसमें कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं है? मतलब आपके जो सारे SOPs पूरे हैं आपकी बिल्डिंग्स के? बिल्कुल। और ये हमारे इसमें कौन सी बॉडी जो है वो इसको देख रही होती है? बैरिया को भी LDA देखेगा ना? हाँ, LDA से तो अप्रूवल आपको करवाना पड़ता है, बट बैरियर टाउन अपना भी अप्रूवल देता है। अच्छा जी, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो बैरियर टाउन की देखिए मार्केट जो है ना वो लाहौर की, स्पेशली कराची की तो मैं सुनता हूँ आजकल के हालात इतने अच्छे नहीं है, बट बैरियर टाउन लाहौर की मार्केट तो बहुत अच्छी चल रही है। वहाँ पे डेवलपर्स ने अच्छा किया है। लोग बड़े आपस में नेटेड हैं, उनकी बड़ी आपस में आप समझें स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है डेवलपर्स का, रियल एस्टेट पार्टनर्स का और इन्वेस्टर्स का। तो वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बहुत कम है। लोगों के साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो है लोगों को कोई मेजर वहाँ पे कोई सेटबैक हुआ वहाँ पे, एज फार एज वर्टिकल्स आर कंसर्न्ड। ओके बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो हमने ओवरसीज की भी बात कर ली, यहाँ के भी लोगों की बात कर ली है, जानना मैं ये चाहता हूँ कि एज अ बिजनेसमैन, जाहिर है कि आपने आज से तकरीबन 13 साल 14 साल पहले जो है वो अपने बिजनेस का आगाज़ किया और अल्लाह पाक ने बड़ी कामयाबी दी आपको माशाल्लाह, और मेरी दुआएं ये हैं कि अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे। पाकिस्तान में कहते हैं बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है, यानी इतने लोग जो है वो रिश्वत मांगने वाले होते हैं, इतना ज़्यादा जो है वो परेशान करने वाले होते हैं, आपको काम करने नहीं दिया जाता। आपका एक्सपीरियंस क्या है? और फिर खासकर क्योंकि आप US से पढ़ के आए हुए हैं तो आपको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा जब आप कल्चरल इतना डिफरेंस देखते होंगे। देखिए मैंने तो अपने पल्ले से एक बात बांधी हुई है, वो जो मलिक रियाज साहब ने कहा था कि फाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं, तो फाइलों को तो पहिए लगाने पड़ते हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि फाइलों को पहिए लगाए बगैर कोई काम यहाँ पे हो। अगर आपने बिजली का मीटर लगवाना है तो वो आप अगर फाइल को पहिया नहीं लगाएंगे तो वो शायद 6 महीने तक भी ना लगे। अच्छा वो आप ही की फील्ड से डॉक्टर सुबैल, जब मैंने उनके साथ किया था पॉडकास्ट तो उन्होंने भी यही बात की थी, सेम यही वर्डिंग थी। तो मैंने कहा यार डॉक्टर साहब रिश्वत की बात तो ना करें, कहते नहीं ये रिश्वत नहीं है,
उन्होंने तो ये कह दिया ये रिश्वत नहीं है। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब मेरे से दीन से ज्यादा करीब वो हैं, तो अगर उन्होंने ये बात कह दी तो फिर मुझे तसल्ली है कि ये रिश्वत नहीं है। नहीं वैसे तो उसके बाद कुछ जो नीचे कमेंट्स आए थे ना हाँ उलमाए हाँ कराम के, हाँ उसके लिए भी तैयार रहिए। हाँ, वो कह रहे थे कि रिश्वत रिश्वत ही है। तो वो अब है, तो अब आप ये देखें कि अगर आपने घर में गैस का मीटर लगवाना है और अगर आप हाँ पैसे, जायज काम की वो भी यही बात कर तो रहे थे कि अगर जायज काम भी आपको जो है वो तो, नहीं करने दिया जाता। तो वो अगर आपने गैस का मीटर लगवाना है तो अब तो आपको वो घर पे बेल मार के कहते हैं कि जी हम मीटर लगा देते हैं, आपको 1 महीने के अंदर इतने पैसे लगेंगे। आप पैसे नहीं देते तो 6 महीने साल भी नहीं आपका मीटर लगता। तो फिर हम्म। बंदा क्या करे? तो ऑब्वियसली फिर इस तरह की चीजों को तो आपको पहिया लगाना पड़ता है नीचे, उसके जनरेटर में पेट्रोल डालेंगे तो फिर आगे काम चलेगा। कितना को डाल लेते हैं महीने का? अब डिपेंड करता है कि किस वक्त क्या काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स टू प्रोजेक्ट्स डिपेंड करता है, बट लगाना पड़ता है। आपको पता है कि थोड़ा सा मसाला और गुड़ तो डालेंगे तो फिर ही आगे काम चलता है। बट कोशिश करते हैं कि कम से कम करें, अपनी चीज़ को साफ सुथरा रखें। बट जब यहाँ पे इन जगहों पे चीज़ों पे आके फंस जाते हैं तो फिर क्या करें, काम तो करना ही है। तो उसके लिए पाकिस्तान में अब ये कल्चर बन गया है अनफॉर्चुनेटली, जो चेंज नहीं हो रहा जिसको चेंज होना चाहिए। इतनी रूट्स इसकी इतनी स्ट्रांग हो गई हुई कि अगर आप ये ना करें तो फिर अब लाइन मैन जो है वो खुद आके आपको कहता है कि जी अगर आपने करवाना है तो इतने में होगा, नहीं करवाना तो आप लाइन में लग के करवा लें। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो फिर आपको सिफारिश करवानी पड़ती है। अगर आप सिफारिश करवा के भी करवा ही रहे हैं तो फिर भी तो किसी का हक मार ही रहे हैं। तो बिल्कुल सही फिर है। बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी जो काम पैसों से हो जाए ना वो सिफारिश से नहीं करवाना चाहिए। चलो ये तो एक फैक्टर हो गया। वैसे मुश्किल है पाकिस्तान में कारोबार करना। देखिए डिपेंड करता है कि आपने क्या काम करना है। मेरा ख्याल में आपकी फील्ड मेरा ख्याल है रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको नो हाउ होनी चाहिए, आपको अपने फंड्स मैनेज करने आने चाहिए, आपके अपने वेंडर रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, आपकी लेबर के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। लेबर को कंट्रोल करना मुश्किल है, मेरे जैसा बंदा लेबर को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो लेबर को कंट्रोल करने के लिए आपको लेबर जैसे सुपरवाइजर रखने हैं अपने पास, जो लेबर को लेबर की जबान में समझाएं। हमें तो वो देख के कहते हैं कि पैंट शर्ट पा के आगे अनु की पता की जाता है। तो हालांकि पता सब कुछ होता है बट वो उस तरह हमें नहीं करते। बट ये है कि सुपरवाइजर जो होता है वो उसकी सुनते हैं। हमारे जो सब कॉन्ट्रैक्टर छोटे से ठेकेदार हैं वो उनकी बात सुनते हैं और उनसे फिर हमें काम करवाने पड़ते हैं। तो मुश्किल नहीं है एज फार एज रियल एस्टेट डेवलपमेंट है, वो मुश्किल नहीं है। मैंने रियल एस्टेट डेवलपमेंट डीएचए या बैरियर टाउन में की है, मुझे नुकसान नहीं हुआ उसमें क्योंकि मैंने अच्छी जगह पे सेफ जगह पे इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स की है। शौक लगता है मुझे आपका, मेरा पैशन आपकी है। बातों से ना ये लगता है कि जैसे दिल से काम करने वाला बंदा होता है ना, कि परेशानी आ भी रही है तो उसको भी समझना कि नहीं यार परेशानी नहीं है, एंजॉय करते हैं अपने काम। देखिए मेरे सक्सेस के पीछे ना दो मेन लोग हैं जो जिन्होंने मुझे मोटिवेट और सपोर्ट किया। मेंटोर्स हैं आपके? मैंने उस पे भी आना था। मेरे मेरे मेंटोर्स हैं जी दो। एक मेरे मामू हैं खालिद मसूद साहब, अच्छा खालिद मीर साहब, और एक मेरे फादर इन लॉ हैं मीर नादर सलीम साहब। अच्छा। मैंने जो अपने करियर का आगाज़ है वो मैंने किया था अपने मामू के साथ। तो उन्होंने बेसिकली मुझे सिखाया है कि पाकिस्तान में बिजनेस करना कैसे है, आपने टीम को कैसे मैनेज करना है, अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है। और पाकिस्तान में बिजनेस की नो हाउ है, मैंने उनसे ट्रेनिंग ली है। मैंने 5-7 साल उसके साथ काम किया है। उसके बाद जब मैंने ऑब्वियसली रियल एस्टेट डेवलपमेंट की तरफ में आया तो मेरे मामू को या मेरे फादर को तो ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे फादर इन लॉ को भी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था। बट मेरे फादर इन लॉ ने जो मेरे लिए किया वो उन्होंने ये किया कि वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उन्होंने मेरा विजन बड़ा किया। उन्होंने मुझे ये दिखाया कि बड़ा ख्वाब कैसे देखना है। मुझे उन्होंने ये सिखाया है, मैंने उनके साथ बैठ के ये सीखा है कि अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है तो वो क्या ख्वाब आपने देखने हैं और आपने किस तरह गोल्स अपने अचीव करने हैं। तो बड़ा बनने के लिए तो आपको बड़ा ख्वाब देखना ही पड़ता है। तो वो इस तरह ये दो मेरे मेंटोर्स हैं। बट मैं और मेरे फादर का जो मेरे रियल एस्टेट डेवलपमेंट में ये उनका जो सबसे बड़ा हाथ था कि टेक्निकली मेरे फादर को बहुत उनको शौक था इस काम का। हालांकि वो पीआईए में थे तो वो पार्ट टाइम ये काम करते थे, तो उनको टेक्निकली बहुत साउंड थे वो, तो वो मुझे टेक्निकली बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। और वो तो बिल्कुल ही जो भी चीज़ बनाते हैं हम वो इसी तरह ही बनाते हैं जैसे वो अपने लिए बना रहे हैं। तो बल्कि कभी कभी मेरी उनसे लड़ाई भी रहती है कि जी ये इतनी डिटेल में बनाएंगे तो शायद हम प्रोजेक्ट कंप्लीट ही ना कर पाए। बट उनकी यही होती है कि नहीं जो बनाना है वो ऐसे ही बनाना है कि ये हमारे लिए ही बन रहा है। तो ये 2-3 लोग ऑब्वियसली ये मेरे करीब के 3 लोग थे तो जिनसे मैंने सीखा है और शायद इसलिए मैंने ग्रो भी किया कि मेरे साथ एक सपोर्ट सिस्टम था। फाइनेंशियल नहीं तो एटलीस्ट इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों मिक्स अप आप करते हैं तो फिर आपकी ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि हुकूमतों का कितना किरदार होता है? अगर मैं स्पेसिफिक आपकी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करूं तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हमने ये सुना कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो बड़ा बूस्ट मिला इस इंडस्ट्री को। फिर हमने ये तनकीद भी सुनी, हो सकता है कि वो उनके मुखालफीन ने तनकीद की हो, लेकिन ये तनकीद भी सुनी हमने कि जब खान साहब थे तो उस वक्त क्योंकि उन्होंने इस तरह से ब्लैक को वाइट करने का मौका दिया, लोगों को प्लॉट खरीदने, लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, तो कीमतें एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतनी इंस्टेबिलिटी उसके अंदर आ गई।
और अभी जो है वो कहा जा रहा है कि क्योंकि हुकूमत स्टेबल नहीं है, हुकूमत स्टेबल होगी तो प्रॉपर्टी की कीमतें बेहतर होंगी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन्होंने कुछ रखा हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जब ऑब्वियसली मैंने तो 2013-14 में अपना काम स्टार्ट किया, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और काम उस वक्त भी बहुत अच्छा था। 2017 तक तो बहुत अच्छा काम चला क्योंकि वो हमारी फाउंडेशन थी मेरी कंपनी की। 2017 तक चला, उसके बाद मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट टॉपल हो गई और फिर इस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए और फिर 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट आई। हम्म। कोविड के दौरान इमरान खान की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो बहुत अच्छी थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। हमारी इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिला, लोगों की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा बूम की, काम बहुत तेज़ चला। तो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली 2013 से आप समझ लें कि 20-21 तक तो गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट टॉप हुई, सारे बिजनेसेस जो है वो नीचे आ गए और उसके बाद से अभी तक शायद गवर्नमेंट खुद नहीं संभल पा रही कि उसमें उन्होंने करना क्या है। तो इसलिए सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बिल्कुल डेड पड़ी हुई हैं। बट अगेन मैं यही बार बार कहता हूँ कि देखें, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है या जो बिजनेसमैन होता है, ये उसकी एक पर्सनल डेडिकेशन भी होती है अपने काम की तरफ। वो किस तरह कर सकता है, किस तरह नहीं कर पाता, तो ये एक इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। वरना गवर्नमेंट तो पाकिस्तान की जो है वो लोगों को पता है कि कितनी सपोर्टिव है और कितनी सपोर्टिव नहीं है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर। तो अच्छा ये बताएं कि एडवर्टाइजिंग के लिए मीडिया और सोशल मीडिया इसका क्या किरदार है? कितना आप समझते हैं कि अखबार या मीडिया, टीवी चैनल या सोशल मीडिया पे जो है वो एड्स देंगे या उसके ऊपर आएंगे तो उस पर जो है वो थोड़ा सा लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपके जितने प्रोजेक्ट्स आएंगे इसके ऊपर? देखिए, अभी तो आप ये देखें कि जो रियल एस्टेट जितनी भी सेल हो रही है वो सारी हो ही सोशल मीडिया डिजिटल के ऊपर है। हर कंपनी ने अपने एड्स लगाए हुए हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे। तो अब तो डिजिटल मीडिया का ही दौर है आगे और इन्हीं के थ्रू आपने सेल्स अपनी जनरेट, हम भी जो अपनी सेल्स जनरेट करते हैं मोस्टली जो है वो डिजिटल मीडिया के थ्रू ही होती है। लोग हमें उसके थ्रू ही अप्रोच करते हैं। तो आई थिंक इन इसने तो खास तौर पे जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री इसको रेवोल्यूशनाइज किया पाकिस्तान में, बट आई थिंक पूरी दुनिया में किया है। दुबई में भी लोग अब यही काम कर रहे हैं। तो आई थिंक प्रिंट मीडिया से थोड़ा सा पीछे हो गया, बट आई थिंक उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। बट सोशल मीडिया ऑब्वियसली ये बहुत लीड कर रहा है। सही। अच्छा ये बताएं कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो जो जॉब्स के हवाले से है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आएँ, किस तरह से इसको जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है? अभी तो मुझे उस तरह से कि इंडस्ट्री की शक्ल भी नज़र नहीं आती कि कोई कहे कि जी हमने जाना है इसके अंदर, ठीक है वो सिविल इंजीनियर और वो सारे उस तरह से है, लेकिन बिजनेस ग्रेजुएट्स या बाकी लोग जो है वो अपना ही सब करना चाहते हैं। कोई जॉब इस तरह से मैंने सुना नहीं है करना चाहता है। आप इसमें रहनुमाई करें। देखिए, जॉब्स का तो इश्यू पाकिस्तान में ये है कि अच्छे जॉब करने वाले मिलते भी नहीं हैं। हम लोग अच्छे ढूंढते हैं, हमें नहीं मिलते, और अच्छे लोगों से पूछो तो वो कहते हैं जी जॉब्स नहीं मिलती। प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि जॉब्स इतनी हाईली पेड नहीं है। क्योंकि बिजनेसेस उस तरह चलते नहीं है। थोड़ा सा हमारे मुल्क में सेठ कल्चर बहुत ज़्यादा है। इवन अगर हम अपनी कंपनी की भी बातें करें तो ऑब्वियसली जो सेठ होता है वो अपने पैसे लगा रहा होता है, उसने जो मलाई है सारी तो उसने अपने पास ही रखनी है। वेस्ट में ऐसा नहीं है, वो ज़रा मिल बांट के थोड़ा सा खाने के शौकीन है। पाकिस्तान में कल्चर ऐसा है कि लोगों को जॉब्स के इश्यूज आते हैं। बट देखिए, यहाँ पे हमारे मुल्क में ना दो नंबरी भी बहुत ज़्यादा है। इसमें मसला ये होता है कि एक आर्किटेक्ट है जिसने इतने साल पढ़ के अपने आप को आर्किटेक्ट बनाया है, बट एक ड्राफ्टमैन जो है वो 20-25 हज़ार रुपये का कोर्स करके वो भी वही ड्राइंग बनाना बना शुरू रहा कर देता है। है। तो वो आर्किटेक्ट का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा जो है उससे इफेक्ट हो रहा है। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं वो नाराज होते हैं कि लोग जो है वो एक ड्राफ्टमैन से जाके अपना नक्शा बनवा लेते हैं। तो वो ड्राफ्टमैन जो है वो नक्शा उनको 20,000 रुपये में बना देता है, आर्किटेक्ट उसी नक्शे के 5 लाख रुपये लेता है। बट ऑब्वियसली लोगों को अभी ये भी समझ नहीं आ रही कि जो आर्किटेक्ट से बनवाएंगे ऑब्वियसली उसकी एक नक्शे की वैल्यू और होगी, वो घर की जो आउटलुक है वो चेंज कर देगा। बट ड्राफ्टमैन बना देता है। अब ऑब्वियसली ड्राफ्टमैन से लोग वही बनवाते हैं जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते आर्किटेक्ट को देना। और स्ट्रक्चर इंजीनियर्स का भी यही हाल है, सिविल इंजीनियर्स का भी हमारे मुल्क में यही हाल है। तो आई थिंक कि यहाँ पे इंडस्ट्री ऑब्वियसली नहीं है। इस इंडस्ट्री को इनको इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा इस बिजनेस को। बट अगेन जॉब्स का इशू तो इससे सेटल नहीं होना। तो जॉब्स का इशू तो तभी सेटल होना है जब बिजनेस पाकिस्तान में चलेंगे, लोग पैसे कमाएंगे और लोग जो है वो अपने पास अच्छे एम्प्लॉयज़ को, हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को अपने पास रखेंगे। अच्छा इस वक्त ना ऑनलाइन बिजनेस बड़े चल रहे हैं और उसमें लोगों के तुक्के भी लग जाते हैं, रातों रात अमीर हो जाते हैं, रातों रात जनाब लाखों करोड़ों रुपया जो है वो जैसे कमा आपका लेते लग हैं। गया। मेरा कैसे लग गया? चलो हटो। अब ये बताएं मुझे सारी बात के अंदर कि ये आपकी जो प्रॉपर्टी है, ये जो इंडस्ट्री है प्रॉपर्टी की, इसके अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि जनाब रातों रात एकदम जो है वो आप पहुंच गए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए और एक छक्का लग गया, इस तरह के चांसेस होते हैं? देखिए, मुश्किल है। रातों रात छक्का जब लगता है तो फिर उसके बाद रातों रात बंदा फिर आउट भी जल्दी हो जाता है। हालांकि लोगों के लगे हैं, बट वो ये है कि वो फिर ऑब्वियसली आपने कोई शॉर्टकट ही लगाया है। अगर आप एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसको डेवलप करने में टाइम तो लगता ही है और उसके फिर रिजल्ट्स आने में भी टाइम लगता है।
तो ऑब्वियसली जो ऑनलाइन काम लोग कर रहे हैं, अब आप देखेंगे ई कॉमर्स के स्टोर्स बने हुए हैं, किसी की वीडियो वायरल हो जाती है तो ऑब्वियसली उनको रातों रात उनकी चांदी तो लग जाती है, बट वो ऑब्वियसली अपने टैलेंट की बेस पे तो इतना कामयाब नहीं हुए होते। ऑब्वियसली जो टैलेंट है उसको मार तो मार्केट में खानी पड़ती है। हम्म। इसी तरह सारी इंडस्ट्रीज हैं, अगर आप मार नहीं खाएंगे मार्केट में, अगर आपने कोई बिजनेस भी करना है अपना, तो आप किसी के पास बैठ के जॉब करेंगे, बिजनेस के बारे में सीखेंगे तो आप आगे जाके वो बिजनेस कर सकते हैं। तो रातों रात अमीर होना जो है, हम तो खैर नहीं हुए, आप ही बेहतर बता सकते हैं कि रातों रात अमीर होना कैसा लगता है, बट ये है कि बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसा लगता है अगर हमारी भी वीडियो वायरल अगर हो जाएगी तो फिर हम भी हो जाएंगे। बिल्कुल सही, आपकी प्रॉपर्टी वायरल होती है, आपकी वीडियो नहीं वायरल होती है। अच्छा ये बताएं मुझे आखिर में फ्यूचर गोल्स क्या है आपके? देखिए मेरा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह हम आई वांट टू बिकम वन ऑफ पाकिस्तान बिगेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर। उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। कभी कभी मेरी वाइफ कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर जाते हो, तो अब मैंने सोच लिया कि अब मैं ओवर थिंक नहीं करूँगा, इसलिए अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लूँगा। कोशिश यही करेंगे कि अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स डिलीवर करें, टाइम पे लोगों को डिलीवर करें, जो लोगों से वादा करें उनको वो टाइम पे दें, और आहिस्ता आहिस्ता अपना बिजनेस एक्सपेंड करें। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला जितनी भी कामयाबी दे वो एक अपने रास्ते पे अपने दीन के करीब रखे। नौजवानों के लिए पैगाम आखिर में? देखिए नौजवानों के लिए मेरा प्रोग्राम ये है, वैसे तो मैं खुद भी अभी नौजवान हूँ। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो ये मेरा पैगाम नौजवानों के लिए ये है कि जी डेडिकेटेड रहें अपने काम से, अपनी कस्टमर सर्विस अच्छी रखें। आपका कस्टमर अगर आपसे नाराज़ है उसका फ़ोन ज़रूर उठाएं, उसको गोलियां नहीं करवाएं, उसकी बात सुने पूरी। मैं अभी भी अपने कस्टमर्स के फ़ोन उठाता हूँ, पर्सनली उठाता हूँ। मेरा अगर कोई सुपरवाइज़र नहीं भी जवाब देता तो मैं खुद उनसे रब्ता करता हूँ, कस्टमर सर्विस देता हूँ, डेडिकेटेड रहता हूँ अपने काम से। सबसे ज़रूरी बात ये कि जो आपके वेंडर्स हैं जिनके आपने पैसे देने, उनको आप टाइम पे उनके पैसे वापस करें। आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बेहतर होगी, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। इसी तरह ही आप ग्रो कर सकते हैं। शॉर्टकट किसी भी कामयाबी का नहीं है। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर यू टू गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ, बट इवेंचुअली यू विल गेट देयर। तो आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेने, बड़े स्टेप की तरफ नहीं जाना। बहुत ज़बरदस्त तैमूर भाई, बड़ा मज़ा आया मुझे, और मुझे थैंक ये यू। उम्मीद है कि लोगों ने बड़ा कुछ सीखा होगा इससे, खासकर जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, खासकर जो आना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं। और मेरी ख्वाहिश होगी कि जैसे अभी आपने मुझे 3 4 5 6 माह लटका के जो है वो टाइम दिया है, हम दोबारा इसको जो है वो 3 4 5 6 माह बाद दोबारा बैठे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए आपके प्रोडक्ट के साथ, और नई जो जिद्दत आएगी इस इंडस्ट्री में, जो चीज़ें रह गई हैं वो डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।